हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी। वेलकम यू ऑल इन ओशंस अकेडमी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में और उनके प्लेसेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखे जो हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजंक्शन। इन सब के आइडेंटिफिकेशन और प्लेस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन में भी ग्रामेटिकल वे कुछ भी है, इम्प्रोवाइज्ड वे कुछ भी है, सबके बारे में हमने इन डिटेल बात की। लास्ट क्लास में हमने हमारा ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक हमारा वर्ब शुरू किया था और उस वर्ब की डेफिनेशन, प्लेस, आइडेंटिफिकेशन और टाइप्स, इन 4 चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, जिसमें से 3 चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो है आपका इसका डेफिनेशन, इसका प्लेस और इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो फटाफट से अपनी नोटबुक में मुझे ये तीनों लिख के फटाफट से बता दीजिए बच्चों, क्या होंगे। तो बच्चों, आपने लिखा होगा डिफिनेशन में, आपने क्या लिखा है कि जो वर्ब है वो हमेशा करने या होने का सेंस देती हैं, कोई ना कोई एक्शन या बीइंग का सेंस देती हैं। इसके बाद में आपने इसके आइडेंटिफिकेशन में लिखा होगा ईडी और आईएनजी मेथड। ईडी यूनिवर्सल नहीं है बिकॉज आई नो द वेरी कॉन्सेप्ट दैट इज इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट। इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं, अब वो भी अपनी फटाफट नोटबुक में लिखिए बच्चों। तो बच्चों, आप सबने लिखा होगा इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं, जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के नहीं बनता है। तो इस वजह से हम ईडी के कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल नहीं कह सकते। तो हमारे पास यूनिवर्सल मेथड आया आईएनजी वाला, आपका जो कंटिन्यूस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, वो वाला आपका मेथड। उसके बाद में हमने प्लेस की बात की, तो सब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब का यूज़ होता है। मैं यहाँ मेन वर्ब की बात कर रही हूँ अभी। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले भी यूज़ हो जाती है अगर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो। यहाँ तक कि आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर मैंने टाइप्स की शुरुआत कर दी थी। टाइप्स में मैंने आपको बताया कि हम रेगुलर, इरेगुलर पढ़ेंगे, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कॉजेटिव वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो आपका रेगुलर और इरेगुलर है, इस कॉन्सेप्ट को कल मैंने शुरू कर दिया था। तो चलो, इससे आई क्लास आज हमारी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था। तो चलो, इससे आगे की क्लास जो हमारे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वर्ब हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। मैंने इन टाइप्स की बात की थी, रेगुलर और इरेगुलर की बात हमने थोड़ा सा डिटेल से करी, डेफिनेशन से मैंने शुरुआत की, फिर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको इरेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल्स बताए। यहाँ पे बच्चों कुछ और वर्ब हैं, इनको भी आप थोड़ा देख लीजिए, जो कि आपकी क्या है, आपकी इरेगुलर वर्ब है। जैसे बिगिन हो गया, इसका सेकंड फॉर्म बिगेन और थर्ड फॉर्म बिगुन होता है। जिसको कोई भी वर्ब नहीं लगती हो या फिर कोई भी वर्ब जिसको वो बार बार भूलते हैं, तो प्लीज़ यहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा उन सब वर्ब को। बार बार देखोगे बच्चों, तभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब याद होनी शुरू हो जाएंगी। रेगुलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इरेगुलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनको हमें लर्न करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कैसे लर्न करना है, ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ वर्ब्स, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे कोई भी सेंटेंस देखें तो उसमें जो भी वर्ब आ रही हो उसको थोड़ा ध्यान से देखो, फाइंड आउट करो कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड और आपका सेकंड फॉर्म किस तरह बनता है, ये वहाँ पे आप देखा करो। तो ऐसे ही कुछ वर्ब मैंने यहाँ पे आपको दी हैं, जैसे कि चूज़ है, इसका सेकंड फॉर्म चोज होता है, थर्ड फॉर्म चोजन होता है। ये सब वो वर्ब है जिसमें बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। जैसे ले हो गया, तो ले है, यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म लेड होता है और थर्ड फॉर्म लेड होता है। ये तो किस तरह की वर्ब का एग्जाम्पल आ गया, ये तो आपका रेगुलर वर्ब का आ गया। नेक्स्ट देखो, एक लाई एक फॉर्म है, उसके बाद में इसका सेकंड फॉर्म ले है और थर्ड फॉर्म लेन है। अब यहाँ पे जो ये मैंने ले, लेड, लेड लिखा है, इसको मैंने इरेगुलर के अंदर क्यों लिखा है, लॉजिक है, ये मुझे वर्ब समझानी थी आपको, ले और लाई वाली। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो ले है वो आपकी कैसी वर्ब है, रेगुलर है, जबकि जो लाई है वो कैसी है,
इरेगुलर है, लेकिन ले और लाई को साथ साथ रखा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। और किस तरह का कन्फ्यूज़न, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि जो ले है उसका ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे अगर ले की बात करें तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन इस जो ले की बेस फॉर्म आपको दिख रही है क्या है, लाई है। दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको अच्छे से तब क्लियर होगा जब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, वहाँ पे मैं इन दोनों वर्ब की बात आपसे वापस करूँगी। अभी के लिए यहाँ पे इनको स्टार मार्क या फिर एक बॉक्स में बना के दोनों वर्ब को लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बच्चों, अच्छे से इन चीज़ को ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं बताऊँगी कि इनमें से कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इनट्रांजिटिव है, और कैसे इनको ग्रामेटिकली गलत यूज़ करके इसके एरर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका लीड है। अब यहाँ पे जो इसका सेकंड फॉर्म देखिए, आपके पास सिंपल लिखा हुआ है, मतलब पास्ट फॉर्म वो आपका लेड होता है, और आपका थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल है वो भी आपका लेड होता है। इसके बाद में LOSE, इस पे कल मैंने स्टार मार्क करवाया था, इसके बारे में आपसे थोड़ी बात यहाँ पे करूँगी। तो इसका भी सेकंड और थर्ड फॉर्म ये तो हम कल ही देख चुके थे। रीड का भी देखिए, इसकी तीनों फॉर्म सेम चलती है। बच्चों ये जो तीनों फॉर्म सेम चलने वाली जो वर्ब हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट सिंपल में अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है कि नहीं लगता। आप बोलोगे मैम हमने नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता, तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुन लेना कि प्रेजेंट सिंपल है उसमें जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। और आपका जो पास्ट सिंपल है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब जरा उस सब्जेक्ट के बारे में, उस वर्ब के बारे में सोचिए जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म में सेम चलती है। तो वो प्रेजेंट सिंपल में भी आ गई और पास्ट सिंपल में भी आ गई। अब हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ऐसे क्वेश्चन टैग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। अभी अगर बोलने में किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं ज़रा एग्जाम्पल से इसको बताती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, क्वेश्चन लिखा, आई हिट हिम। सेकंड लिखा, चलो इसी से क्लियर हो जाएगा, सेकंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पे ये बताइए कि ये यहाँ पे आई हिट हिम, अब यहाँ पे आपका टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? मैं बात करती हूँ प्रेजेंट सिंपल की, अभी टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, बट कैसे ये जब तीनों फॉर्म सेम होती है तो कैसे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, बस वो बता रही हूँ। तो जब मैं बात करती हूँ किसकी, प्रेजेंट सिंपल की, जब मैंने बात की प्रेजेंट सिंपल की, और यहाँ पे प्रेजेंट में आई को बच्चों क्या कंसिडर किया जाता है, प्लूरल। प्लूरल को मैं PL से लिख रही हूँ, तो प्लूरल कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखना, प्लूरल है तो आपका वर्ब के साथ में एस या ES नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है, तो मैंने नहीं लगाया। तो कई बच्चे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल बोलेंगे। लेकिन क्या ये पास्ट सिंपल भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? कि हमें पता है जो ये हिट वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म भी हिट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी हिट ही होता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, ये सेकंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी है। पास्ट सिंपल लूँ तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट के साथ में मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि नहीं यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये प्रेजेंट सिंपल भी हो गया और ये वाला टेंस आप पास्ट सिंपल में भी कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न होता है। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करना है तो वो मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं आपको ये टेंस पढ़ाऊँगी, और इसके क्वेश्चन अक्सर आपके क्वेश्चन टैग में आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन टैग क्या होता है इन डिटेल तो नहीं बता रही हूँ, बट एक बार ऑप्शन देख लेना। इसका क्वेश्चन टैग पूछ सकते हैं कि बताओ भाई डोंट आई बनेगा या फिर आपका डिडंट आई बनेगा। ये अपोस्ट्रॉफी है ऊपर, डिडंट आई बनेगा, ठीक है। ये वाली कहानी आपसे पूछ ली जाती है कि क्वेश्चन टैग बताओ डोंट आई बनेगा। डोंट आई कब बनेगा? अभी मैं बनाना नहीं बता रही हूँ क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, बस ये सुन लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन टैग बनाना है और अगर मैं इसे प्रेजेंट सिंपल कंसिडर करूँ तो बनेगा डोंट आई।
लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको पास्ट सिंपल कंसीडर करूं तो इसका क्वेश्चन टैग बच्चों क्या बन जाएगा, डिडंट आई। तो अब कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं डोंट आई लूँ या डिडंट आई लूँ, और आपको ऑप्शन दोनों ही मिल सकते हैं। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको पता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक पूछ लिए जाते हैं। तो मान लो इसके बाद में ब्लैंक दे दिया और ये दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, तो अब इस कंडीशन में आपको कौन सा यहाँ पे टेंस मान के क्या क्वेश्चन टैग चूज़ करना है, इस सब की बात करेंगे हम टेंस में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रेगुलर इरेगुलर ये आपका एक टाइनी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देता है। तो पहले प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस तरह की फॉर्म की जिनकी आपकी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल तीनों सेम रहती हैं, तो एक वर्ब जो आपकी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वो आपकी वर्ब क्या है, वो है आपकी वर्ब कास्ट। अब इस कास्ट से कितने भी आपके वर्ड बने, जैसे कि बन सकता है टेलीकास्ट, जैसे कि बन सकता है ब्रॉडकास्ट। तो एरर क्या आता है, ये किस तरह की वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है। ये किस तरह की वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। मतलब इसका जो पास्ट फॉर्म है, या मैं बोलूँ सेकंड फॉर्म है, और आपका जो थर्ड फॉर्म है वो ईडी लग के नहीं बनता। लेकिन आपके एग्ज़ाम में यही एरर दिया जाता है कि ज़बरदस्ती आपके इसमें कास्टेड लगा के बोला जाता है। जैसे मान लो XYZ न्यूज़ चैनल कास्टेड देयर प्रोग्राम येस्टरडे। आपने इसको लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी वर्ब क्या है, सी, सॉ और सीन। ये तो बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए, राइट, रॉट और रिटन, ये भी बहुत सिंपल है। चलिए मैंने आपको एक और वर्ब पे स्टार मार्क करवाया था जो कि आपकी है लॉस, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है लॉस, जिसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लॉस्ट। किस तरह की वर्ब है, आपकी इरेगुलर वर्ब है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सबको आपको पता होगा, गुम करना, खो देना। इसका मीनिंग क्या है, आपकी वर्ब है और इसका मतलब है गुम करना या खो देना। जैसे हम बोलते हैं ना, वी लॉस्ट हिम, वी लॉस्ट द मैच। देखो बच्चों, वी लॉस्ट हिम इसका मतलब क्या, हमने उसे खो दिया। मतलब कि मान लो कि कुछ जो सोल्जर्स हैं वो आपके वॉर में गए थे, लेकिन उसमें से एक पर्सन को उन्होंने खो दिया, मतलब वहाँ पे वो मार्टियर हो गए, शहीद हो गए हैं। तो वी लॉस्ट हिम इस तरह बोला जाता है। नेक्स्ट है वी लॉस्ट द मैच। वी लॉस्ट द मैच मतलब मैच को खो देना। इसका मतलब क्या है कि मैच में क्या कर गए हैं, वो हार चुके हैं। ये इसका मतलब होता है कि वी लॉस्ट द मैच। और ये नॉर्मली कोई चीज़ गुम करना कि आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई बुक, ये तो होता ही है। तो देखना एक वर्ब के कितने मीनिंग हैं, आई लॉस्ट माई पेन। तो एक ही वर्ब के अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में इसके सेंस बदल जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे तो इसमें कहीं जैसे खो देने का सेंस, किसी पर्सन को खो देना, तो पर्सन गुम नहीं हो गया, मतलब कि वो मर चुका है, वो मार्टिर, शहीद हो गया है, अगर हम वॉर की बात करें। अब नेक्स्ट देखना कि वी लॉस द मैच, यहाँ मैच खो देना, तो मैच कहीं गुम नहीं हुआ है, मतलब कि मैच में हार गए हैं। और जो थर्ड है आई लॉस्ट माई पेन, तो यहाँ पे कोई हारने का सेंस नहीं है, यहाँ पे कोई शहीद मरने का सेंस नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ का सेंस है, सिंपल और सिंपल गुम करने का सेंस है। तो एक वर्ब के देखिए कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो गुम करना, खो देना, हारना, या फिर मरना, ये सब इसके
आपके मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट के साथ। ये सब ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब आपको रिकॉग्नाइज करना बताया है मैंने, पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे देखना ये सब आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किस सब्जेक्ट के साथ में लॉस्ट वर्ब का यूज़ हो रहा है उसके साथ इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। तो एक तो खास बात इसके बारे में ये है। दूसरा, ये कुछ और वर्ब भी होती हैं जो ये आपके लॉस की तरह ही हमें सिमिलर लगती हैं, लेकिन उनका पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग वो बहुत ही डिफरेंट है। तो उन वर्ब को भी देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह की और वर्ब हमारे पास क्या है, जैसे कि लूज। अब लूज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, ढीला। जैसे कि हम बोलते हैं ये पैंट मुझे क्या है, लूज है, तो ढीली पैंट जिसको बोलते हैं तो लूज। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना लूज पैंट्स। अब देखिए एक और वर्ड मैं आपको बताती हूँ जो क्या है, आपका लॉस है, LOSS। हमने प्रॉफिट और लॉस ये टॉपिक हम एक मैथ्स में पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे जो लॉस है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है हानि, लाभ हानि, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे देखना जो ये लॉस है इसको कैसे पहचानेंगे, या तो आप इसको किसी सेंटेंस में यूज़ करके देख लो, ग्रामेटिकल वे देख लो, हु व्हाट हुम से क्वेश्चन बना के देख लो। लॉस आपका क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है, तो व्हाट से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको इम्प्रोवाइज्ड वे भी पता होना चाहिए, जुगाड़ वे भी पता होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, माई पेन माई बुक, मेरी हानि तुम्हारी हानि, मतलब घाटा भी जिसको बोलते हैं ना, तुम्हारा घाटा मेरा घाटा, ये सिंपल वही वाली बात है। तो देखना ये जो 3 वर्ड हैं आपके पास, इसी के साथ आप यहाँ पे दोबारा ये जो लॉस्ट है इसको लिख लेना, लॉस को लिख लेना। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी वर्ब है। इसके मीनिंग तो मैंने आपको अभी अभी लिखवाए हैं। तो क्या है, लूज, लॉस, और ये आपका क्या है, लॉस है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए प्लीज़। फिर चलते हैं अब। तो यहाँ पे ये सारी वर्ब को हम देख चुके हैं, मैंने यहाँ पे आपको जो जो इम्पोर्टेंट थी वो सब बता दी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत ही सिंपल सी, कि यहाँ पे मैंने आपको 3 वर्ब ली हैं और कुछ जगह मैंने ब्लैंक छोड़ा है। आपका ये जो वाला पार्ट है, जो आपका फर्स्ट कॉलम है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म, जो सेकेंड कॉलम है वो है पास्ट फॉर्म का, और जो ये थर्ड कॉलम है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। जहाँ जहाँ आपको ब्लैंक दिख रहा है आप प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लिखिए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आपने लिखा होगा, आपने यहाँ पे क्या लिखा, सी सॉ सीन, ये तो मैंने लास्ट ही स्लाइड में आपको सी वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया है। अच्छा, हेड, इसका आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव, और इस पे करिएगा स्टार मार्क यहाँ पे। तो इसको मैं अलग से आपको लिख के बता देती हूँ। क्या क्या बताया मैंने, जो हमारा फर्स्ट वर्ब था वो मैंने क्या बताया, सी सॉ सीन। जो सेकंड है जिस पे मैंने स्टार मार्क आपको करवाया, हैज़ और हैव, ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे हेड दिया है, और थर्ड फॉर्म क्या दिया है, हेड दिया है। इस पे अभी स्टार मार्क करवा के छोड़ रही हूँ। आगे मैं ऑक्सिलरी वर्ब का या बी और हैव फॉर्म की वर्ब का आपको एक अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसमें इस चीज़ को मैं अच्छे से बता दूंगी इसको मैंने यहाँ पे स्टार मार्क क्यों करवाया है। नेक्स्ट जो आपका वर्ब थी वो थी आपकी वियर। वियर मतलब कोई चीज़ पहनना। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वोर हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉर्न हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस सब को फिल कर लीजिए, फटाफट से देख लीजिए कि आपने सब सही किया ही होगा। बहुत सिंपल सी वर्ब ली है बस मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बी फॉर्म एंड हैव फॉर्म। अब इसको अलग से हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो बच्चों, बी फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और बी खुद, मैंने ये आपको 8 फॉर्म्स बी की बताई। और क्या मैंने अभी अभी हैव फॉर्म की बात करी आपसे
क्या बोला, हैज़ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म क्या है, हैड है। जब मैं इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का जिक्र कर रही हूँ, इसी तरह बी फॉर्म का मैंने आपसे पहले किया था, उसको स्टार मार्क भी करवाया था। तो अब जब इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये जो बी और हैव की फॉर्म है ये मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता नहीं है, तो मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो रही है। और इस हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको तो मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखा है, तो मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज़ हो रही है, इसलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग ये डाल लीजिएगा कि बी फॉर्म एंड हैव फॉर्म। अब बी फॉर्म 8 फॉर्म्स हैं, वो आप मुझे सब अपनी नोटबुक में लिख के बता दीजिए, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो बच्चों लिखा होगा आपने इज, एम, आर, was, were, being, been और एक ये बी खुद। मैं जो यहाँ पे, मेरा जो यहाँ पे टारगेट रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा इज, एम, और was, were पे। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल से ही आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा कि मनस्वी is teaching English। right now। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मनस्वी is a टीचर। आप फटाफट से पहले ये दो एग्जाम्पल है इसको राइट डाउन करो और यहाँ पे आप इज़ के यूज़ को एक बार देखो यहाँ पे कि जो मैंने दोनों सेंटेंस में इज़ का यूज़ किया है, क्या यहाँ पे सेम फॉर्म में मैंने इज़ को यूज़ किया है या फिर इनका फॉर्म यहाँ पे डिफरेंट है। एक बार आप थोड़ा सा सोचिए और फिर मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ देखिएगा ये जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। अच्छा ठीक है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलरेडी एक मेन वर्ब है जो कि है आपका टीचिंग। ये किस तरह का टेंस है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज़, एम, आर, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो मैंने इज़ लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब मुझे टेंस के बारे में बताती है कि कौन सा टेंस चल रहा है, ये बस उस टेंस की पहचान है। यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको जरा देखिए, यहाँ पे जो इज़ है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। मैंने इसको मेन वर्ब क्यों बोला, मैंने आपको बताया था सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप सेकंड वाले सेंटेंस में इज़ को एक बार हटा दीजिए, भूल जाइए और मुझे बताइए कि इज़ को हटाने के बाद में इस सेंटेंस में कोई वर्ब आपको दिख रही है क्या। अब मनस्वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये एक नाउन है, ए क्या है, आर्टिकल है, टीचर भी क्या है, आपका एक नाउन होता है। तो यहाँ पे तो आपका सेंटेंस विदाउट वर्ब तो कंप्लीट ही नहीं होता। तो इज़ क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बिना काम चल जाएगा, मेन वर्ब के बिना काम नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इज़ क्या है, मेन वर्ब है और ये होने का सेंस देती है, बीइंग का सेंस देती है, होने का सेंस देती है। तो मनस्वी टीचर है, वो जो है बोल रहे हो ना वो आप इज़ की वजह से ही बोल पा रहे हो। और यहाँ पे क्या है, वो राइट नाउ अभी क्या कर रही है, पढ़ा रही है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस का एक्शन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इज़ क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या देखा कि जो बी की फॉर्म है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ आती है जैसे कि इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया ही है, और यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ आती है जैसे कि मैंने सेकेंड आपके सेंटेंस में किया है। और इस तरह की वर्ब जो आपकी मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो और आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो, ऐसी वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। आगे चल के मैं इसको आपको पढ़ाने वाली हूँ, अभी के लिए बस आप इतना लिख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। तो इतना पूरा सेंटेंस लिखने का ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करो, बस ये लिख लो बी फॉर्म के बाद में कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो आप खुद ही समझ जाएंगे जब इसको रिवाइज करेंगे कि ये जो फॉर्म है ये दोनों फॉर्म की तरह यूज़ होती है। तो इसको लिख लीजिए।
नेक्स्ट बच्चों मैंने बात करी आपसे हैव की फॉर्म की, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका भी लॉजिक वही है, जैसे कि आपको पता है मैं इसकी तीनों फॉर्म करवा चुकी हूँ। तीनों फॉर्म करवा चुकी हूँ मतलब क्या है कि ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है। ओके, अच्छा मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है तो क्या हैज़ हैव, आपका ये हैज़ हैव इसे समझ जाइएगा, मैं तीनों फॉर्म की बात कर रही हूँ। मतलब हैज़ हैव हैड और हैड, इनको आपने टेंस की हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में देखा है। जैसे कि हैज़ हैव की बात करूँ तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा है, हेड की बात करूँ तो आपने किस में देखा है, पास्ट परफेक्ट में देखा है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। अच्छा मेन वर्ब को MV से लिख रही हूँ, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब को मैं HV से लिख रही हूँ। अगर किसी को डाउट है, वैसे तो इतनी छोटी चीज़ में नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी है, तो प्लीज़ इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। ओके, अब देखना इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, मनस्वी हैड डिनर, हैड हर डिनर। और दूसरा देखिएगा, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस है, इसमें दोनों में मैंने क्या यूज़ किया है, हेड का यूज़ किया है। और यहाँ पे भी आपको सेकंड में भी हेड का यूज़ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हेड है ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। कैसे पता चला, हेड को हटाओ, क्या इस सेंटेंस में कोई और वर्ब दिख रहा है, नहीं। तो सेंटेंस में वर्ब तो लेना जरूरी है तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये मनस्वी के लिए, मनस्वी क्या कर रही है, मनस्वी ने अपना डिनर खा लिया है, हम ये बोलना चाह रहे हैं उसने अपना डिनर खा लिया। तो खा लिया, वो खाने के लिए, खाने का एक्शन कंप्लीट दिखाने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ यहाँ पे किया है। जो सेकंड सेंटेंस है वो एग्जाम्पल है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अच्छा यहाँ पे कौन सा टेंस था तो ज़रा लिख दूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। आपका टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जब इस टेंस, यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में जब टेंस की बात करूँ तो कौन सा टेंस यहाँ पे है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पता चला, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है। देखो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक मेन वर्ब आपको दिख रही है ना, अगर मेन वर्ब इस सेंटेंस में है तो ये यहाँ पे हैज़ होता। हैज़ क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैव लग जाता अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता। यहाँ पे हैड भी आ जाता अगर मेरा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में होता, पास्ट परफेक्ट में होता। हैड दो बार हेड भी आ सकता था, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक हेड हेल्पिंग वर्ब हो जाता और एक हेड आपका क्या हो जाता, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता। तो यहाँ पे आपका हेड भी बिल्कुल सही था, यहाँ पे हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, हेड भी हो सकता है। अगर ये हेड यहाँ पे यूज़ होता, इस केस में यहाँ पे टेंस कौन सा हो जाता, पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन एक सेंटेंस का बेसिक जो मैं आपको हैज़ हैव हेड का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उसके लिए मुझे कुछ टेंस को यहाँ पे मेंशन करना नेसेसरी हो जाता है, इसलिए बस यहाँ पे उसकी नीड को देखते हुए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या, हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब यहाँ पे खाने का सेंस है, डिनर को लेने का सेंस है। डिनर को खाने के लिए आपको पता है हैज़ हैव वर्ब का यूज़ केवल रखने के लिए नहीं होता, खाने के लिए भी होता है। तो एक बार इस चीज़ को भी यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार उसको देख लेते हैं, हैज़ के जो भी मीनिंग है उसको देख लेते हैं। तो हैज़ हैव इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, इसका मीनिंग एक होता है रखना, जैसे आई हैव ए कार। बहुत ही सिंपल सा एक मैंने एग्जाम्पल आपको लिखा है कि मेरे पास कार है, रखने का, पोजेशन, अधिकार दिखाने का सेंस। दूसरा इसका क्या मीनिंग है, दूसरा इसका मीनिंग खाना खाना भी होता है।
ईट वाला मीनिंग भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल से, शी इज हैविंग हर लंच, वो अपना लंच कर रही है। तो यहाँ पे जो हैव का मतलब है, यहाँ पे ये आपका रखना नहीं है, पोजेशन नहीं है, अधिकार दिखाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि शी इज़ हैविंग हर लंच, वो अपना लंच रख रही है, नहीं, लंच को खाने का सेंस है। तो यहाँ पे हैव का मतलब क्या है, खाना, खाना। तो ये दोनों मीनिंग भी आप इसके राइट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ कि आपने हैव वर्ब को पढ़ा होगा, जो कि आपके कंटिन्यूस फॉर्म में कभी यूज़ नहीं होती, आईएनजी नहीं लगता, लेकिन मैंने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया है। तो बच्चों कंटिन्यूस पढ़ाऊंगी तब ऐसी बहुत सारी वर्ब के बारे में इन डिटेल बताऊंगी। लेकिन जैसे कि हैव का जिक्र यहाँ पे आया तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर हैव का मतलब अधिकार दिखाना है, पोजेशन शो करना है, तो उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता, कंटिन्यूस नहीं बनता। लेकिन अगर हैव का मतलब खाना खाना है, तो यहाँ पे इसका कंटिन्यूस जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक बार पुरानी चीज़ें जो अभी पिछली स्लाइड में देखी थी वो भी नोट कर लीजिए आप, ये भी आप नोट कर लीजिए। हमने अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या देखा, बी फॉर्म और हैव फॉर्म का, और हमने क्या सीखा कि जो बी की फॉर्म है और ये जो हैव की फॉर्म है, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज़ होती हैं। और इस तरह की वर्ब जो मेन वर्ब भी बन जाए, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाए, वो किस तरह की फॉर्म होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वर्ब को स्टडी करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।